हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और कैफे आईएएस के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो संविधान में मेंशन है, वैसी संवैधानिक निकाय। तो शुरुआत हम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और साथ में कंपैरिजन करेंगे सारे प्रोविजंस का स्टेट इलेक्शन कमीशन का, जिससे यानी कि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे ईसीआई से, जिससे आपको रिमेंबर रखने में, रिकॉल रखने में आसानी हो। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर बिगिनिंग वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉडीज। देखिए, दो तरह की बॉडीज होती हैं। पहली होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और दूसरी होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रोविजन मेंशन है, यानी कि वो डायरेक्टली एस्टेब्लिश की गई हैं फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो उन बॉडीज को कहा जाता है जो जिनका कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो दो तरह की होती हैं। वन इज स्टैच्यूटरी बॉडी, सेकंड इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, स्टैच्यूटरी का बॉडीज का मतलब है कि ऐसी कोई भी बॉडी जो एस्टेब्लिश हुई हो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट से, यानी कि लॉ से। तो स्टैच्यूटरी से एस्टेब्लिश हुई बॉडी को कहा जाता है स्टैच्यूटरी बॉडीज, लाइक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं आपकी। ऑन द अदर हैंड, एक और बॉडी होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि ना तो वो किसी एक्ट से एस्टेब्लिश हुई है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, लेकिन दे आर एस्टेब्लिश्ड बाई अ कैबिनेट रेजोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे, जिनमें कौन कौन सी हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC ST BCs, ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर SC ST BCs। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये सारे ऑफिसेज हैं या फिर ये सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो पहले हम इलेक्शन कमीशन इंडिया से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, ये परमानेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 से, राइट। ये परमानेंट बॉडी है, यानी कि कोई टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से इंडिपेंडेंट है। इसका एम क्या है? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। सुपरिंटेंडेंस यानी सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये बॉडी एंश्योर करती है इंडिया में इलेक्शंस को लेके, राइट। अपार्ट फ्रॉम द जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, जनरल इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इस बॉडी का काम क्या है? इट ओवरसीज द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट। इसके अलावा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर या फिर राज्यसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वो ओवरसी कौन करता है? ये सारा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन एट द लेवल ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, यानी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल के इलेक्शंस के लिए एक अलग बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो इनको ओवरसी करती है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक ये था। अब हम देख लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं था इनसे रिलेटेड, लेकिन गडगिल कमेटी ने, जो कि चेयरमैन के नाम पे थी, गडगिल चेयरमैन थे, उसका ओरिजिनल नाम है कमेटी का कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। इस कमेटी ने 1988 में रिकमेंड किया था कि पंचायत के इलेक्शन के लिए एक अपने पास बॉडी होनी चाहिए, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आए थे, उनमें इलेक्शंस को लेके इन पंचायत लेवल पे या फिर म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे उसका प्रोविजन किया गया, यानी कि इलेक्शन ऑफ द पंचायत और इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटी शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ देखिए, राइट। ये भी ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या बॉडी है। इसके आर्टिकल क्या है? इसके आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243K या आर्टिकल 243ZA, दिस इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी, एंड आर्टिकल 243K इज रिलेटेड टू द इलेक्शन टू पंचायत्स, राइट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लीजिए, छोटा सा फैक्ट है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? कि एक कमीशन है जिसको पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। अभी तक ये 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में,
उनको डीलिमिट करने के लिए, उनका साइज फिर से निर्धारित करने के लिए। तो इस तरह के डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है अब तक। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने देख लिया, स्टेट लेवल पे भी और इंडिया लेवल पे, यूनियन लेवल पे भी इन जनरल। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, मेंबर्स, टेन्योर, अपॉइंटमेंट या फिर सैलरी कैसी है, कंडीशन ऑफ सर्विस कैसे है, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को फटाफट हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। देखिए, पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया था इसको, वो था, डेट थी 25 जनवरी 1950, राइट। तो इस डेट को द ECI केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1989 तक ये सिंगल बॉडी था, सिंगल मेंबर बॉडी था। 1989 से पहले राजीव गांधी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी जनरल इलेक्शंस में। इंडिया पे वर्चुअली कांग्रेस रूल कर रही थी यूनियन स्टेट में, लेकिन इसी दौरान क्या हो रहा था, रीजनल पार्टीज भी धीरे धीरे इवॉल्व कर रही थी। अगर हम 1989 के जनरल इलेक्शंस की बात करें तो हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जिसको 39% वोट्स मिले थे, लेकिन साथ में और भी पार्टीज थी, जैसे जनता दल को 18% था, बीजेपी को करीबन 11% वोट मिला था, और बहुत पार्टीज, यानी कि बहुत पार्टीज आ गई थी। इसके साथ साथ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया। उसने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 ने क्या किया कि जो वोटिंग एज पहले हुआ करती थी, फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज की एज थी 21 ईयर्स, यानी वोटर्स को एटलीस्ट 21 ईयर्स का होना होता था वोट देने के लिए, वो रिड्यूस कर दी गई एज और अभी कर दी गई वो 18 ईयर्स फ्रॉम 1988 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो अब क्या हुआ, वोटर्स का जो बेस था वो बढ़ गया। वोटर्स का बेस बढ़ने से जो सारा वर्कलोड है वो तो किस पे आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आएगा। तो मेन रीजन ये था कि वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। तो पहली बार अक्टूबर 16, 1989 को प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, जिसमें पहले थे SS धनोआ और दूसरे थे VS शेरगिल, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम पे थे RVS पेरी शास्त्री। नाउ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, अभी मल्टी मेंबर बॉडी हो गया, 3 मेंबर्स हो गए। फॉर सम रीजंस जनवरी 1990 को, 1990 में इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा दिया गया, यानी कि ये पोस्ट ही अबॉलिश कर दी गई, और इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस था वो पहले जैसा ही हो गया, जो कि सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। इस डिसीजन को, गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया गया। जो इलेक्शन कमिश्नर थे SS धनोआ जी ने इसको चैलेंज किया, कहा कि एक बार अपॉइंट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरह से अबॉलिश नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो इस पर कुछ विवाद होते रहे, कंट्रोवर्सी होती रही, लेकिन फाइनली अगर हम देखें जो हमारे मतलब का है कि 1993 में, अक्टूबर 1993 में फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया, और 1993 से अब तक ये मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ ECI एंड SEC। तो ये हमने पहले देख ही लिया था कि इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और अगर इस तरह की मल्टी मेंबर बॉडी की तरह एक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसके चेयरमैन कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज टू बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर सकता है कि कितने नंबर होने चाहिए टोटल इलेक्शन कमिश्नर के। अगर यही प्रोविजन हम स्टेट इलेक्शन कमीशन में देखें तो जनरली वो 1 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, सेकंड प्रोविजन देखें कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो भले ही वो इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ रीजनल इलेक्शन कमीशन का भी प्रोविजन है कि अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो प्रेसिडेंट रीजनल लेवल पर भी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन लेनी होगी, यानी कि इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। SEC के केस में क्या होता है, वो उसको अपॉइंट किया जाता है, नहीं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, स्टेट लेवल पे। इसीलिए क्वालिफिकेशन दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दोनों फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिबार नहीं किया गया है स्पेसिफिकली, तो उनका फर्दर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए टेन्योर की बात करते हैं। टेन्योर बाय रूल प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर सकता है, और वो क्या है, अभी 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, यानी कि या तो उसके 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए हों या वो 65 ईयर्स का हो गया हो, इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक उसका टेन्योर रहेगा। अगर स्टेट लेवल पर देखें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, तो जनरली क्या होता है कि वो रहता है 5 साल का या
65 ईयर्स का, यानी कि या तो 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है या 65 ईयर्स का हो गया है एज में। तो इन दोनों में से जो भी पहले हो, जैसे कि राजस्थान में तो उस टेन्योर तक वो रहता है। तो ये दोनों का हमने कंपैरिजन देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर प्रोविजंस। अब देखिए डिसीजंस क्या होता है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1+3। अब डिसीजन क्या होंगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट के केस होते हैं, सबके डिसीजन, सबके जो ओपिनियन है वो अलग अलग हैं, तो डिसीजंस क्या लिए जाएंगे, मेजॉरिटी से लिए जाएंगे, यानी कि 3 मेंबर्स में 2 जिस तरफ बोलेंगे वो डिसीजन माना जाएगा। ये सिंगल मेंबर बॉडी है SEC, तो इसमें ऐसा कोई केस है नहीं, सो नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल होता है ये प्रोविजन। रेजिग्नेशन ECI, बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दे कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जबकि SEC करता है गवर्नर के लिए रिजाइन कर सकता है। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर कौन डिटरमाइन करता है, इस केस में प्रेसिडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी लॉज बनाए हों, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखिए यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे कमिश्नर है, तो सैलरी की अगर हम बात करते हैं, पावर की हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि चेयरमैन को ज़्यादा पावर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो चीफ है उसको ज़्यादा पावर है, नहीं, दे ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ पावर एंड सैलरी। और उसकी जो सैलरी होगी वो वुड बी सिमिलर टू जज ऑफ SC, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी सैलरी होगी। अब देखिए सैलरी जो होती है वो पार्लियामेंट उसको वोट करता है, यानी कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि बिना वोट किए वो सैलरी ड्रॉ कर सकता है, पार्लियामेंट उसकी सैलरी पे वोट करता है कितनी सैलरी कैसे होगी। सिमिलरली SEC के केस में वोट कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, और उसकी सैलरी कितनी होगी वेरी करती है। देखिए फॉर एग्जांपल इसमें अलग अलग मैंने चेक किया था, अलग अलग साइट पे अलग अलग है, ऑफिशियल साइट्स पे, तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है नहीं सैलरी को लेके, लेकिन जैसे केरला में उसकी सैलरी होती है हाई कोर्ट के जज के बराबर। राजस्थान के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट है, SEC की सैलरी है, तो ये वेरी करती है, करेक्ट। नाउ कम टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनके रिमूवल प्रोविजंस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करें इंडिया लेवल पे, ECI की बात करते हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है वो पॉसिबल है, यानी कि वो पॉसिबल किस बेसिस पे, इम्पीचमेंट, यानी कि उसको इम्पीच किया जा सकता है। सिमिलरली SEC के केस में भी इम्पीच किया जा सकता है, और उसका ग्राउंड क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, यहाँ देखना ये इंपॉर्टेंट है, सारे कमिश्नर नहीं, सिर्फ ये ग्राउंड्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होते हैं रिमूव करने के, यानी कि इनकैपेसिटी पहला, या फिर प्रूवन मिसबिहेवियर, इन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, और इन्हीं ग्राउंड्स पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। सिमिलरली जो SEC है उसके इम्पीचमेंट की प्रोसीजर क्या होती है, सिमिलर टू जज ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए वो प्रोसेस क्या होती है, ब्रीफली हम समझ लेते हैं कि ऐसा रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके बाद पास होने के बाद स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होता है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है एड्रेस करने के बाद, ठीक है, सेम सेशन में, उसी सेशन में, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इश्यू होता है उसके, और इम्पीच कर दिया जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स को। सिमिलर प्रोसीजर स्टेट लेवल पे भी है, ठीक है, ये वाला है। अब बाकी इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या होता है, ये तो हमने देख लिया चीफ इलेक्शन कमीशन का और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, ये सिंगल होता है, इस तो बाकी के लिए इलेक्शन कमिश्नर इसमें होते नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन ECI के केस में तो 2 और इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, या तो वे रिजाइन कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, या फिर रिमूव किए जा सकते हैं जब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करता है कि इन इलेक्शन कमिश्नर्स को आप रिमूव कर दो, तो वो उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमिश्नर के केसेस में इम्पीचमेंट की प्रोसीजर जरूरी नहीं होती। ये इम्पीचमेंट जो हमने डिस्कस किया था ऊपर, ये प्रोसीजर इम्पीचमेंट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिमूवल। तो ये पूरी प्रोसेस है, आप इसको पॉज कर लो, आप देखो। अच्छा, ये पूरी प्रोसीजर है, इट इज गवर्नड बाय द, जैसे रिमूवल ऑफ जजेस की जो प्रोसीजर है, इट इज गवर्नड बाय और इलेबोरेटेड इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। अब देखिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या होती है कि लोकसभा के केस में क्या होता है कि 100 मेंबर्स एक मोशन लेके आएंगे, रिमूवल मोशन लेके आएंगे, और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर्स उसको रेस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को देंगे, इधर स्पीकर और चेयरमैन। इसके बाद मोशन या तो रिजेक्ट किया जा सकता है या एडमिट किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। अगर एडमिट हो गया तो उसके बाद 3 मेंबर कमेटी है, वो इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को। 3 मेंबर कमेटी में कौन होगा जनरली,
या तो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। उनके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जज यानी फेमस इमिनेंट जज होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, वो होते हैं। तो 3 मेंबर कमेटी चार्ज को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर कमेटी को लगता है कि वो गिल्टी है, जज जिसके खिलाफ ये रिमूवल मोशन लाया गया है, वो इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे गिल्टी है, तो जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है मोशन, वो स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करेगा, कंसीडर करेगा मोशन को, ठीक है। उसके बाद पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट के एड्रेस के लिए जाएगा, एंड प्रेसिडेंट आफ्टर दैट प्रेसिडेंट विल इशू एन ऑर्डर टू इम्पीच दैट पर्टिकुलर जज। ये प्रोसीजर जो हमने देखी थी, तो ओवरऑल ये प्रोसीजर होती है। नाउ कम टू द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे प्रोविजंस हैं उसके इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो पहला तो यह है कि इंडिपेंडेंट ऑफिस है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन रिमूव एब्रप्टली नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रोसीजरल रिमूवल होता है CEC का, करेक्ट। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि सिक्योर टर्म दिए जाते हैं उसको, यानी जो भी कंडीशन उसके अपॉइंटमेंट में थी उनको वर्सन नहीं किया जा सकता अपॉइंटमेंट के बाद। सिमिलर प्रोविजंस किसके हैं? SEC के लिए भी हैं। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। वो किसके लिए है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CECN के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है MPs का या MLAs का, तो उन मैटर्स में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, यानी MP से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है और MLA से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नर को एडवाइस दी जा सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो उनको जनरली 3 तरह से डिवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड एडवाइजरी, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शंस और पावर्स क्या होती हैं दोनों की हम देख लेते हैं। पहला है कि इट डिटरमाइंस द टेरिटोरियल एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने थोड़ा पहले भी बात की थी इसकी, कि टेरिटोरियल एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना होना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। इस एक्ट के बेसिस पर डीलिमिटेशन कमीशन को पार्लियामेंट ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया है। टेरिटोरियल एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होना चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सिमिलर SEC के लिए भी है डिलिमिटेशन वाला। और कंडक्टिंग और सुपरवाइजिंग इलेक्शंस का जो जिम्मा है, यानी कि कंडक्ट करना और उन इलेक्शन को सुपरवाइज करना लोकल बॉडीज के लिए। लोकल बॉडीज कौन सी हो गई? आपकी पंचायत हो गई एक, तो एक हो गई आपकी म्यूनिसिपैलिटी। इनके लिए इसका जिम्मा किसका है? SEC का। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द वोटर्स, प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल टाइम टू टाइम, ठीक है। सारे वोटर्स का रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट बनाना, रोल बनाना और उसको रिवाइज करते रहना, अपडेट करते रहना, ये भी ECI का फंक्शन है। सिमिलरली ये फंक्शन SEC का भी है, लेकिन जनरली जो देखा गया है प्रैक्टिकली कि जो ECI प्रिपेयर करता है ना वोटर्स की लिस्ट, उसको ही यूज कर लेता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, करेक्ट। थर्ड पॉइंट में देखें कि ये इलेक्शंस की डेट्स को नोटिफाई करने का, उसका शेड्यूल नोटिफाई करने का, नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज करने का ये काम भी करता है। तो ये पावर्स भी सिमिलर हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, यानी पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करना इलेक्शन के लिए या उनको डी रजिस्टर करना, दोनों का सिमिलर फंक्शन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस इश्यू करना इलेक्शंस के लिए ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये सिमिलर है दोनों का, ठीक है। 6th पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs और गवर्नर को MLAs के लिए, ठीक है। तो ये सिमिलर फंक्शंस हमने देख लिए। और भी देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं कि इन केस अगर रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, यानी कि वोट्स डालने में धांधली होती है, उनको फ्री चॉइस नहीं मिल रही है वोटर्स को, उनको ज़बरदस्ती वोट डलवाए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वायलेंस है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो इन केस में उन पोल्स को, इलेक्शंस को, चुनावों को निरस्त करना, कैंसिल करना ECI कर सकता है। SEC भी कर सकता है लोकल बॉडीज के लेवल पे, ठीक है। लेकिन ये गवर्न किससे है? कॉन्स्टिट्यूशन से भी ये अपनी पावर लेता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव जो है, स्टेट लेजिस्लेचर है, SLA है प्लस SLC जहाँ पे बाइकैमरल है, उनने जो कोई लॉ बनाए हैं उनसे गवर्न रहता है कि कैंसिलेशन ऑफ पोल्स किस तरह, किन कंडीशंस में किया जा सकता है। नाउ कम टू द सेकंड फंक्शन, यानी कि 5-6 हमने पहले देख लिए थे, तो अगर देखे जाए तो 7th है, ये 8th है एंड सो ऑन।
तो अगर हम 8 देखें, अगर इसको 8 माने, आस्क फॉर स्टाफ टू कंडक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिक्वेस्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि उसको स्टाफ की जरूरत है जिससे वो कंडक्ट इन इलेक्शंस को स्मूथली कंडक्ट करा सके। सिमिलरली एसईसी के केस में वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझको स्टाफ चाहिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, वो रिक्वेस्ट किससे कर सकता है? गवर्नर से। बाकी जो प्रोविजंस हैं वो अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है एसईसी के केस में, वो सिर्फ ईसीआई के हैं। तो देखिए वो क्या है, 5th वाला देखिए पहले, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, उनको इलेक्शन सिंबल अलोकेट करना, ठीक है, ईसीआई करता है। पार्टीज को नेशनल लेवल का स्टेटस देना या स्टेट लेवल का स्टेटस देना, यानी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन है, उनके बेसिस पे, यानी कि उनकी चुनावों में, इलेक्शंस में, पोल में क्या परफॉर्मेंस रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस इन इलेक्शन वो डिसाइड करता है ईसीआई कि आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलना चाहिए या नेशनल पार्टी का, राइट। अगर ये 3rd वाला और देखें आप कि किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल इन ऑपरेशन है, ठीक है, 1 साल के बाद हमने इमरजेंसी प्रोविजन में पढ़ा था कि उसको कुछ कंडीशंस में ही एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए। तो उन कंडीशन में से एक कंडीशन ये थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई करता है या एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि वहाँ पे उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ है वहाँ पे अभी इलेक्शन कराना डिफिकल्ट नहीं है, पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, तो एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि वो एडवाइस करता है कि वहाँ इस स्टेट में इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते, तो आप प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर सकते। नाउ क्विकली अंडरस्टैंड वन थिंग, क्वासी जुडिशियल हमने कहा था कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं। तो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस क्या हैं? यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब है कि ऐसी एंटिटी जो एक आर्बिट्रेटर की या ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट कर सके, ठीक है। यानी कि देखो ऐसे फंक्शंस के बहुत सारे हैं, तो कोर फंक्शन इसका क्या है? जुडिशियल फंक्शंस नहीं है, यानी कोर फंक्शन कुछ अलग है इसके। उन कोर फंक्शंस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए उसको कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन को असिस्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस या जुडिशियल प्रोविजंस या पावर्स होती हैं और वो उसको दी गई हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि प्रॉपर जुडिशियल बॉडीज नहीं है, दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। यानी कि दे हैव पावर्स, प्रोसीजर एंड डिसीजंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ टू असिस्ट इन देयर फंक्शन, मेन फंक्शंस, कोर फंक्शंस में असिस्ट करने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पावर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे लीगल पेनल्टीज को इम्पोज करना, कोई ऑर्डर को एनफोर्स करने की पावर होती है, या कोई किसकी केस में विटनेस को समन करना है। इन जनरल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि विटनेस को समन करना है या फिर उसको फोर्स करना है कि ही और शी शुड प्रोवाइड द एविडेंसेस, या फिर इंक्वायरी कंडक्ट करना है। ये सारे जुडिशियल फंक्शन है और ये कोर फंक्शन नहीं है किसी बॉडी के, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसका एग्जांपल देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, लोक अदालत हैं, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी का आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दे एक्ट एज ए कोर्ट फॉर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू, अगर ईसीआई की मैं बात करूं कि इट एक्ट्स एज ए कोर्ट फॉर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन सिंबल एंड द रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब थोड़ा सा हिरार्की देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। तो यूनियन लेवल पे हमने बात कर ली थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसको असिस्ट करने के लिए, यानी कि इस लेवल को असिस्ट करने के लिए इनको डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो जनरली ड्रॉ किए जाते हैं सिविल सर्विसेज से। इनको कौन असिस्ट करते हैं? डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करते हैं सेक्रेटरीज, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरीज और उनको डेप्यूटी सेक्रेटरीज। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता है। यानी कि पहला हो गया सेंट्रल यूनियन लेवल पे ये हो गया, और उनको असिस्ट करने के लिए ये हो गया। अब देखिए स्टेट लेवल पे आते हैं। स्टेट लेवल पे क्या होता है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अलग था, स्टेट लेवल पे था, उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। लेकिन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो असिस्ट करते हैं ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को स्टेट लेवल पे सीईसी द्वारा, ठीक है, सीईसी। अब देखिए और इस केस में जब अपॉइंट कर रहा होता है तो वो कंसल्ट किसको करेगा? उस स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट हो गया। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होगा? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जो जनरली हम आईएएस की तैयारी करते हो तो हमारा जो ड्रीम होता है ना, एक इमेज बना रखी होती है हमने एक आईएएस की, वो वही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ही और शी विल एक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे देखो क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर वो पर्सन होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इलेक्शंस।
एक या एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, उसमें ओवरसी करता है इलेक्शन को। तो प्रैक्टिकली ही और सी होल्ड्स द इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? वो करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और पोलिंग बूथ लेवल पे कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये एक हिरार्की है, स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब देखते हैं विजन, मिशन, प्रिंसिपल्स क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के। बहुत कॉमन सेंसिकल हैं, अगर नहीं भी पढ़ो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जस्ट एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को डीपन करना, उसको स्ट्रेंथन करना, वोटर्स को फ्री चॉइस देना, इलेक्शन प्रोसीजर को स्मूथ बनाना, इंक्लूसिव बनाना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो, उस तरह का प्रयास करना, एफर्ट्स करना, उनको राइट इन्फॉर्मेशन देना जिससे वो करेक्ट डिसीजंस ले सकें वोटिंग से रिलेटेड, प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट करना, और क्रिमिनल जो होते हैं उनको डिस्करेज करना। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन सेंसिकल हैं। तो आप इसको या तो लक्ष्मीकांत से रेफर कर लें या फिर अगर आपको प्रीलिम्स में ऑप्शन आए तो आप कर सकते हैं। तो ये विजन है, इसका मिशन है, गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, दे आर कॉमन सेंसिकल, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था और हमने यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंपैरिजन के थ्रू कवर कर लिया। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा यूपीएससी और एसपीएससी का कंपैरिजन। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब पढ़ रहे हैं तो आपको टीएन सेशन एक करके हुए थे, सीईसी टीएन सेशन, जो आज स्टेटस है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसको सब मानते हैं, तो ये इनकी वजह से हुआ था मेनली टीएन सेशन। उससे पहले क्या कंडीशन थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह से गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट की तरह एक्ट करता था। उनके बहुत सारे किस्से हैं, आपकी कोई नेक्स्ट लेक्चर लेंगे डिटेल में तो उनके मैं बहुत सारे आपको स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत सारे रेफरेंसेस बताऊंगा टीएन सेशन साहब के। तो तब तक के लिए लेकिन अभी आप प्रीलिम्स के लिए करते रहिए। मैं अभी एसपीएससी के लिए और यूपीएससी के कंपैरिजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कैफे इसमें बने रहने के लिए धन्यवाद।